अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर-हक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैंने भी कल भी और जब जुमेरात से लेकर इफ्तार तक जब मेरा प्रोग्राम होता है उसमें हम यही कहते हैं कि जनाब यानी कि नए साल की पूरी कौम को मुबारकबाद हो। 2025 में हम जो चीज़ें छोड़े थे वो वर्षे के तौर पर लेते हुए हम 2026 में हम आके मौजूद हो गए हैं। हमने जो मसाइल, मुश्किलात, परेशानी या जो भी खुशी, गमी जो भी थे वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हम लेकर 2026 में दाखिल हो चुके हैं। आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी है, अभी भी जो है नए साल का खुमार बाकी है। जो हमने जश्न 31 दिसंबर की रात को मनाया था उसका खुमार अभी उतरा नहीं है। तो आज 4 जनवरी है, उसका खुमार जो है वो अभी तक मौजूद। मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हमने हमेशा ये देखा कि मुस्तकिल लोग जो हैं ना खुश होते हैं, ना मुस्तकिल लोग जो हैं वो गमी में रहते हैं। 2025 में हमने कुछ कामयाबी हासिल की। कामयाबी ये थी कि मई के महीने में बयान मरसूस के हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में जो कामयाबी मिली उसने पाकिस्तान के झंडे को ऊपर कर दिया, पाकिस्तान के झंडे को ऊपर किया और आज पाकिस्तान मुमताज़ मकाम हासिल किया और वही कामयाबी लेकर हम 2026 में दाखिल हुए। माशी तौर पर हमने जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में निचकारी हुई थी PTCL की या आपके KSC की जो क्रेडिट ट्रिक है, इसके अलावा बैंक्स की, उसके बाद एक तवील अरसे के बाद जो है वो PIA जो कि कौमी बोझ था उसे इस मौजूदा हुकूमत ने 2025 में उसको फ़रोख्त कर दिया। तो कुछ माशी तौर पर भी, कुछ सियासी तौर पर भी हमने कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी के ज़रिए हम 2026 में दाखिल हुए। लेकिन सियासी तौर पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर सियासी तौर पर इस्तेहकाम नज़र आता है, सियासी निसाब नज़र आता है कि 27वीं तरमीम का जो मसला था वो खुशसलूबी से तय हो गया। उसमें कुछ मुखालफत भी हुई, कुछ हिमायत भी हुई, वो एक कहानी जो है वो माजी का हिस्सा बन गया। अब रही बात ये कि PTI हो या मौजूदा हुकूमत हो, उसमें एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमतें हैं, इनके दरमियान जो भी एक चपलिश है वो थोड़ी बहुत चपलिश जो है वो भी हम 2026 में लेकर आए। लेकिन हमें अंदाज़ा है कि अब ये तमाम चीज़ें जो खुशसलूबी से निमट जाएंगी। उम्मीद तो यही है मुस्तकबिल में। दहशतगर्दी का अंसर है, दहशतगर्दी का अंसर जो है वो यकीनी तौर पे जो है पूरी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर 1980 की दहाई से टिल 2025 तक हम दहशतगर्दी के शिकार हैं और इस दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और मौजूदा हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है, मेरा अपना ज़ाती राय है कि दुनिया इसकी मोतारिफ है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जब दहशतगर्दी पर काबू करने की बात आती है तो वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं और पाकिस्तान का दौरा करके और जो भी माहिराना और जो भी स्पेशलिस्ट जो भी इस दहशतगर्दी को ख़ात्मे के लिए होते हैं उनसे मिलते हैं। मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने एक कामयाबी हासिल की। उनकी इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैं, इनकी इत्तेहादी जमातें हैं, इन्होंने भी किरदार इनका जो भी है, लेकिन जो भी इनकी आपस की सियासी चपकलिश है, कुछ भी है, लेकिन हर अच्छे बुरे वक्त में सारे मुत्तहद हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मुआशी तौर पर हम मांगे तांगे की पैसों से ज़र मुबादला जो है हमारा 21 अरब डॉलर तो हो चुका है। थोड़ी सी जो हमारी कमज़ोरी मईशत की तरफ है, उस मईशत की तरक्की में सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करता है वो कराची शहर करता है। और कराची शहर जब करता है तो कराची शहर रेवेन्यू देता है वफाकी हुकूमत को। लेकिन मौसत के साथ मैं ये बात ऑन कैमरा कहने पर मजबूर हूँ कि इस शहर से, कराची शहर से अगर सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है तो इससे वफाकी हुकूमत भी लॉयल नहीं है। इसलिए कि वफाकी हुकूमत भी सिर्फ एक लॉलीपॉप देती है कि कराची शहर के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बात वही होती है कि वो वादे ही रहते हैं। चाहे वो PTI की हुकूमत थी, चाहे वो मुस्लिम नून की हुकूमत भी है, इसमें भी कराची शहर की जब वो तवज्जो नहीं दी जो कि कराची शहर को करना चाहिए था। अब कराची शहर पर सियासत होती है, कभी जमात इस्लामी सियासत खेलती है, तो कभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सियासत खेलती है, तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेलती है, लेकिन हत्वे तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि कुछ 17-18 वर्षों से जो है कराची पे, सिंध पे जो बिला शिरकत गैर हुकूमत कर रही है। हम आज अपने गुफ्तगू में कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजू गुफ्तगू बनाएंगे और ये तमाम जो सिनेरियो मैंने आपको बताया वो बताने का मकसद ये था कि 2026 में हम 2025 की क्या गलतियाँ दोहराएंगे या 2025 में जो ना हुआ वो हम 2026 में उसको पॉजिटिव तौर पर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम गुफ्तगू करेंगे और मैं चाहता हूं कि अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस प्रोग्राम पे।
तो मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं जनाब साजिद अहमद साहब, जो कि साबिक MNA हैं MQM पाकिस्तान की हैं। थैंक यू साजिद भाई, और मुबारक हो, उम्र करके आए, बहुत मुबारक हो। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब निसार शाह साहब। निसार शाह साहब जो है पहले भी मेरे प्रोग्राम देख चुके होंगे। ये सदर हैं ज़िला शर्की के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटे से आपको क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ कि हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने क्या कहा, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के MNA रुकन कौमी असम्बली सरबराह भी हैं, वो जहादीद लीडर भी हैं जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा। तो हम पहले सुनते हैं हाफिज़ रहमान नईम उर रहमान साहब ने क्या कहा, ये देखते हैं पहले। कराची के अवाम ने कसूर क्या किया है? पूरे पाकिस्तान से जमा होने वाला इनकम टैक्स उसका 42% कराची के लोग देते हैं। 54% एक्सपोर्ट पूरे पाकिस्तान की सिर्फ कराची से होती है। 67% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है। ये मिनी पाकिस्तान है। ये तमाम जुबानों, तमाम इलाकों, तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं, और आप इसके साथ ये सलूक करते हैं, इससे दुश्मनी करते हैं। K4 मंसूबा 20-21 साल से नहीं बन पा रहा, और अब बन रहा है तो वो तकरीबन 40% बनेगा 260 MGD, जो 650 के मुकाबले में, और वो भी 70% मुकम्मल हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केबी फीडर से कलरी झील तक का काम जो रिवेम्पिंग होनी थी वो मुकम्मल हो गई? अगर K4 ये बन जाता है 260 भी, ऑगमेंटेशन जिसे कहते हैं, यानी पानी को लेने के बाद घरों तक सप्लाई करने का निजाम और इंडस्ट्री तक सप्लाई करने का निजाम, वो तो हुआ ही नहीं है। ये तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। इसकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? वो पैसे कहां जा रहे हैं? ये जो 35 अरब रुपए कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन को कराची के लोग देते हैं, उन 35 अरब रुपए से वो काम क्या कर रहे हैं? ये जो हाइड्रेंट से हजारों अरब रुपए अब तक कमा चुके हैं, सालाना सैकड़ों अरब रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए जो है वो का धंधा चल रहा है, ये कहां जाता है? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स में कराची का हिस्सा बनता है वो कहां जाता है? ये जो इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी होती है, ये जो OZT में कराची का शेयर बनता था 75-76% शेयर था, जितना सेल्स टैक्स आता था मरकज से सूबे में, तो कराची का हिस्टोरिकल शेयर था 30 जून 1999 का 76%। ये 15 से 20% पे ले आए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। और ये काम MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया था कि वो हिस्टोरिकल शेयर वाली क्लॉज हटा दी थी। तो ये जो कराची दुश्मनी ये सारी लोग मिलकर कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं, तो कराची के अवाम इनको जानते हैं, और बिलाखिर वो वक्त आ गया है कि लोग अब इनके खिलाफ उठकर खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, हमारे टाउन इख्तियार न होने के बावजूद काम कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम कराची के अवाम का ये मुकदमा लड़ेंगे और बिलाखिर इनको हक देना पड़ेगा। आपने ये हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और मैं आपको वो क्लिप दिखा रहा हूँ जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तकरीर की, और उसमें उन्होंने कराची बचाओ मुहिम का आगाज़ करने का जो है उन्हें ऐलान भी किया। हम ज़रा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम कराची से वाबस्ता है, और मुल्क की तामीर और तरक्की भी कराची की तामीर और तरक्की पर मुनहसर है। उसके बगैर ये हो नहीं सकता। अलगर्ज पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। कराची को एक मर्तबा फिर वो किरदार देना होगा कि जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में उसका एक रिवायती किरदार रहा है। इंतहाई बदतरीन सलूक, सोतेली माँ से भी बदतर सलूक और मुजरिमाना गफलत का जिस तरीके से कराची के साथ एक सलूक रवा रखा गया, उसके बावजूद भी कराची आज भी अपना वो किरदार अदा कर रहा है। यहाँ से 65% रेवेन्यू कौमी ख़जाने में जा रहा है, 95% टैक्स और रेवेन्यू सूबाई ख़जाने में जा रहा है, और मुल्क की 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट या बरामदात का दारोमदार कराची पर है। वेलकम नाज़रीन, आपने ये कमेंट्स देखी। मैं कमेंट्स लगाने का मकसद ये था कि कराची में जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जमात इस्लामी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और किसी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, माजी में PTI भी रही, और अभी भी थोड़े बहुत PTI का भी हिस्सा है। लेकिन हमने ये देखा कि दो बड़ी पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमेशा कराची शहर के हवाले से आमने सामने रहते हैं। उसी हवाले से हमने आपको ये खबर सुनाई। मैं साजिद साहब की तरफ चलता हूँ। साजिद साहब, आपने सुनी, दोनों ने गुफ्तगू सुनी, नज़रिया दोनों का एक है, चाहे वो जमात इस्लामी हो चाहे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो। लेकिन ये आपस में आप लोग क्यों लड़ते हैं कि आपस में एक कोलिब्रेशन बना के, एक इत्तेहाद बना के ये
कराची शहर की तरक्की के लिए काम क्यों नहीं करता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आपने नईमुर रहमान साहब जो फरमा रहे थे सुना आपने, जी। और एंड में जो उनकी शुरू से तरतीब चली आ रही जमात इस्लामी की कि अपनी बात कहने के बाद एंड में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को आपस में लपेट रिपोर्ट के आगे निकल जाते हैं, ठीक है ना। हल कोई पेश नहीं उन्होंने किया, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने कोई हल पेश नहीं किया। अच्छा, फारूक भाई की आपने सुना, उन्होंने किसी पर तोहमत नहीं लगाई, उन्होंने कहा हमें कराची को बचाना है। अब कराची को बचाने का फार्मूला भी एमक्यूएम दे रही है कि भाई इसकी मीशत को बचाया जाए। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। कराची 69%, 70% वफाक को, 95% सूबे को रेवेन्यू की मद में दे रहा है, ठीक है ना। कराची पूरे पाकिस्तान का माशी हब है, बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान यहाँ कमाने खाने आता है, पूरे पाकिस्तान को कराची अपनी गोद में समेटता है और रोजी रोटी, रोजगार, इज्जत, मुकाम, मर्तबा सब देता है, ठीक है ना। और लेकिन कराची भी किसी की तवज्जो नहीं है। फारूक भाई का कहने का मतलब ये था। लेकिन जमात इस्लामी की जो रहनुमा, उनका कहने का मतलब ये था कि अब देखिए, हमने जो बल्दियाती इलेक्शन गुज़श्ता कुछ अर्से पहले हुए हैं जिसमें अब इनके 9 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, उस वक्त हमने इनसे कहा था कि आप अभी इलेक्शन में मत जाएं। वो इसलिए कराची की तकरीबन 30 यूसीस की सीटें कम कर दी गई हैं, लेकिन जमात इस्लामी बहुत जल्दी थी इख्तियार के कि हमें किस तरह इख्तियार मिल जाए। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वसीम अख्तर भाई मेयर कराची थे, उस वक्त हम भी कह रहे थे इख्तियार नहीं है हमारा। अभी जैसे नईमुर रहमान साहब ने कहा ना, इख्तियार ना होने के बाद भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि काम कुछ नहीं कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। आज तकरीबन अब 1.25 साल रह गया, दोबारा से जनरल इलेक्शन, वो बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे, टाइम इनका पीरियड पूरा होने वाला है। इन्होंने 3-3.25 साल सिर्फ बातों में निकाल दिए, एहतियाजी मुजाहरों में निकाल दिए, धरनों में निकाल दिए। हमारा सवाल इनसे ये है कि भाई अभी इस वक्त आपको धरने की ज़रूरत क्या है? आप किससे एहतिजाज कर रहे हैं? आपके पास 9 टाउन हैं, आप अगर स्टैंड ले सकते तो इस्तीफ़ा दें। भाई कल तक हमें मशवरा देते ना कि इस्तीफ़ा दे दें, अगर आप कुछ कर नहीं सकते वसीम अख्तर तो इस्तीफ़ा दे दें। जबकि वसीम अख्तर उस ज़माने में बहुत उन्होंने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने पटिशन लगाई आइन के आर्टिकल 140A के तहत इसमें इम्प्लीमेंट के हवाले से, ठीक है ना। उन्होंने बहुत कोशिश की, काबिश की और कोशिश करते रहे किस तरह से जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इसको एम्पावर कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में नेशनल पॉलिसी है कि जो पाकिस्तान के अंदर फ्यूडल्स जितनी जमातें हैं वो नहीं चाहती कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग हो, मजबूत हो, स्टेबल। अभी आपने देखा इस्लामाबाद के इलेक्शन कैंसिल कर दिए, ठीक है, होने चाहिए बगैर किसी डर और खौफ इसलिए कि उसमें 30 वार्ड का उन्होंने कहा कि इजाफा करना है, इजाफा करना उसके बाद सोचना चाहिए था ना, अनाउंस करने से पहले, ठीक है ना। वो टेक्निकल चीजें होती हैं जो पंजाब हुकूमत कर रही है। मेरे ख्याल में ग्राउंड देखकर, ग्राउंड को सिचुएशन, पोजीशन, सूरत-ए-हाल देखकर ये फैसला मेरे ख्याल में नून लीग ने किया है ना, वहाँ पंजाब हुकूमत ने किया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कि कराची को आगे बढ़ाना कैसे? आपने बड़ी अच्छी इंट्रो में शुरू में बात की कि 2026 में दाखिल कैसे होना है। हम दाखिल तो हो गए हैं, ठीक है ना, वो खुमार भी जिंदा है, लेकिन क्या हमें लड़ना है आपस में? लेकिन या फिर हमें कोई पॉलिसीज वाजे करनी है कि भाई इस तरह में आगे बढ़ना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो आपस के इख्तलाफात को साइड में रखें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। भाई अभी जमात इस्लामी के 9 टाउन हैं, हम तो एमक्यूएम का इंटरप्ट करती है कभी भी कोई मसले मसाइल इनके साथ क्रिएट कहीं कुछ नहीं हुआ, ये अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमें खुशी है। आपने बाइकाट क्यों किया? उसकी बुनियादी वजह थी कि जब जो क्या कहते हैं, जब ये सेंसस हुए थे तो उस आबादी कम जाहिर की, आबादी कम शो की गई थी। उस जब आबादी कम की गई तो डिलिमिटेशन अपनी मर्जी की यहाँ हुई, मतलब कि हल्का बंदी की, उसमें 30 यूसीज कम हो गई, 30 यूसी चेयरमैन कम हो गए ना। और ये बहुत बड़ी, भाई आबादी बढ़ रही है ना, आबादी बढ़ रही है तो यूसीज तो डबल तिबल होनी चाहिए, ठीक है ना। जितनी यूसीज ज़्यादा होंगे, भाई मिसाल के तौर पर जिस तरह बाज़ औरंगी की यूसीज ऐसी हैं जहाँ 2-2 लाख पर, 1.5 लाख पर एक यूसी बना दी गई, वहाँ 4 यूसी होनी चाहिए थी। इस तरह कराची के बहुत सारे हल्के ऐसे हैं, तो आपने एक तो 3 यूसीज माइनस कर दी, फिर 1.5-2 लाख पर एक यूसी बना ली, ठीक है ना। और उन यूसियों को आप फंड देने 5 लाख, अब 12 लाख हो गए हैं, ठीक है ना। इस तरह तो नहीं होगा ना भाई। आप अगर सीटें बढ़ाएंगे तो शहर का फंड, आबादी बढ़ रही है, सीटें कम हो रही हैं। यूसी के किरदार पे तो मैं आपसे बात करूंगा अभी, इसलिए कि यूसी के किरदार जो है, मैं कहता हूँ यूसी की जो इख्तियार है वो 1988 में जो इलेक्शन हुए थे बल्दियात, उसमें ज़्यादा थे काउंसलर के इख्तियार, उसमें चेयरमैन के इख्तियार ज़्यादा थे, अब नाजिम के इख्तियार ज़्यादा थे। ये अलग कहानी है कि यूसी का किरदार क्या है। यूसी 12 लाख रुपए अभी मिल रहे हैं, 9 लाख रुपए उनकी तनख्वाह में चले जाते हैं, बिल्कुल। उनका काम सिर्फ ये है कि डेथ सर्टिफिकेट इशू करना, उनका काम ये है कि शादी के सर्टिफिकेट इशू करना, उनका काम ये। आप उस यूसी वालों से कहेंगे ज़रा गटर का ढक्कन लगा दो, तो उनको गटर का ढक्कन लगाने के लिए पैसे होने के बावजूद नहीं होती। ये मैं बात करूँगा, मैं ज़रा इनसे अपना निसार शाह साहब की तरफ आता है। निसार साहब, कराची के शहरी जो है ना, मुस्लिम लीग से बड़े नाला हैं,
कि मुस्लिम लीग नून जो है वफाक में हुकूमत में जब भी आई, लेकिन कभी भी कराची की तरफ तवज्जो नहीं दी उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मदू किया। देखें, आपका गिला बिल्कुल इस आवाम का बेजा है और मैं समझता हूँ, लेकिन उनको सोचना ये भी चाहिए ना कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये मौका दिया जाता, सूबाई हुकूमत इस वक्त मेरे ख्याल से 17 साल से पीपल्स पार्टी की है, 17 साल रही है, ठीक है। उसके बाद मियार इससे पहले किसका था, फिर कौन है, आज 9 टाउन किसके पास हैं, 12 किसके पास हैं, 4 किसके पास हैं। तो हमसे वो क्या गिला है जो वो अवाम हमसे करना चाहती है। फंड्स देखें, हम इस वक्त मुल्क की जो सबसे बड़े क्राइसिस हैं या मुल्क की जो बड़ी चीज़ें जो हमारी ड्यूटी है, जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, और आपने देखा कि इसको मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए जो काम है, अब ये देखें 18वीं तरमीम के बाद हमारे हाथ कट जाते हैं वफाक के, और इस मामले में अगर हमारे यहाँ से कोई MNA नहीं है, MPA नहीं है, या हमारा कोई चेयरमैन नहीं है, या मेयर नहीं है, डिप्टी मेयर नहीं है, तो हम टाउन नहीं है, तो हम किस तरीके से वजह ये देखें ना, वजह ये आवाम की, मतलब आवाम ने हमें वोट नहीं दिया। मुझे साथ साथ वजह क्या है कि आपके कोई चेयरमैन नहीं है, आपका कोई यूसी नहीं है, आपका काउंसलर तो है मेरे ख्याल में आपके जी, काउंसलर तो देखें वो ना होने के बराबर ना होने के बराबर देखें ना, मेरी वजह क्या है? वजह ये है कि आवाम में आपने अपने आप को सर्व नहीं किया ना। देखें, हमने 90 देखें ना, इस मुल्क की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क में आप देखें ना, कराची की आप बात कर रहे हैं, सिंध की आप बात कर रहे हैं, कराची बड़ा इंटरनेशनल शहर है जिसको आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुत्तहिदा गवर्नमेंट के हमारे फारूक सत्तार साहब ने भी बात की और नईमुर रहमान साहब ने भी बात की। तो आप ये बताएं मुझे कि इसके ऊपर आज आपने पीपल्स पार्टी को नहीं लिया, उन्होंने क्या बात की? पीपल्स पार्टी भी लेकिन लाइन पे हैं, हमारे साथ होंगे वो भी। अब ये बता दें कि इस वक्त अगर हमने कराची में ग्रीन बस का तोहफा दिया है, तो उस पर हमारे तो एक भी MPA नहीं है, हमारा एक भी MNA नहीं है, उसके बावजूद हमने दिया। लियर एक्सप्रेस 17 सालों से ट्रैक बंद था आपका, हमने आपको मतलब 17 सालों के बाद 16 में मियां नवाज शरीफ ने इसको मतलब ऑन किया, लियर एक्सप्रेसवे का। जी जी, ठीक है ना। K4 में जो हमारा हिस्सा है वफाक का, लियर एक्सप्रेसवे आपकी दौर में होगा ना जी, एक ट्रैक 17 साल से बंद था, जो उस सामने वाला साइड जो आने वाला सोराबकोट को जाने वाला। देखिए, जहाँ तक लियर एक्सप्रेस जाएगा, मुत्तहिदा की जॉब जब मुत्तहिदा यहाँ पर थी उस वक्त बना ना, लिबास साहब गवर्नर से ये बना था। आपका जो कैप्टन थे जो फहीमुज़्ज़मा साहब, उनका एडमिनिस्ट्रेटर थे वो कराची पीपल्स पार्टी के दौर में, उन्होंने सिर्फ एक लेआउट दिया था, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया था। उसके बाद ये एक ट्रैक आपका चल रहा था, 17 साल तक एक ट्रैक चलता रहा। फिर दूसरा ट्रैक मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 16 में आके जब ये ग्रीन बस का इफ्तिताह कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने हुक्म ऑर्डर किया था, 1 साल के अंदर इसका इफ्तिताह किया था। चलिए एक साल के अंदर, सुनिएगा ना मेरी बात। नहीं रुकिए, सवाल का जवाब देते रहिएगा बीच में। चलिए, ये लियर एक्सप्रेस बना दिया उन्होंने, दूसरा ट्रैक बन गया जी, कराची का मसला हल हो गया। ग्रीन बस आपको दी, ग्रीन बस सब सुरजानी से लेकर नुमाइश तक के ग्रीन बस आगे तक कराची का मसला हल हो गया। नहीं कर रहे, उसका मसला हल हो रहा है ना, उस पर कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं उससे। और आप हमें मौका दें ना, आप हमें क्यों मौका नहीं दे रहे? आप मुझे ये बताएं ना, अगर आपने कहा ये आवाम गिला कर रही है, तो ये गिला किससे कर रही है? हमारा MNA है, MPA है, किस चीज से गिला कर रही है? 18वीं तरमीम के बाद हम सूबाई मामलात में कुछ बात भी नहीं कर सकते, कोई काम भी नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो हमारे लिए स्कैंडल बनता है, नाराजगियां पैदा होती हैं, मुखालफतें पैदा होती हैं। आप हमें आजमाएं, एक दफा आजमाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, हम आपको पंजाब का जो एग्जाम्पल है, हम आपको लाहौर का, फैसलाबाद का, पिंडी का, उसका देखें ना, हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। आपने कितने कम टाइम के अंदर हमारी एक लेडीज, हमारी मतलब एक वज़ीर आला पंजाब है, उसने किस तरीके से आपके इतने बड़े 9 करोड़ या 11 करोड़ या 10 करोड़ के शहर को या इलाके को किस तरीके से उसने संभाला है। क्राइसिस भी आए हैं आपके, ये देखो ना, अभी सैलाब का कितना बड़ा क्राइसिस था, पानी छोड़ा गया, दुश्मन ने पानी छोड़ा, किस तरीके से आपने उसको अकोमोडेट किया, लोगों को घर दिए, और वो सिर्फ वो घर नहीं दिए, ये छोटे छोटे बना के ना, एक चारपाई डाल के घर, उसको बेहतरीन तरीके से अकोमोडेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस आवाम का गिला बिल्कुल बेजा, लेकिन हमारा गिला भी बेजा है कि हम भी गिला कर रहे हैं कि आपने हमें कहाँ तक मौका दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें, आपकी बात को थोड़ी 2 मिनट के लिए मैं इंटरप्ट करूँ। आपसे गिला ये नहीं है कि आप आके गटर का ढक्कन लगाएं, आपसे गिला ये नहीं कि आप टूटी हुई सड़कें बनाएं, आपसे गिला ये है 70% रेवेन्यू वफाक को कराची देता है। जब कराची 70% रेवेन्यू देता है, आपने कराची को क्या दिया? हम कराची को हिस्सा पूरा दे रहे हैं, क्या दिया? सिंध को दे रहे हैं। ये M9 मोटरवे है, M9 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब दोबारा आए इक़्तिदार में,
उनको सबसे बड़ा दुख था सियालकोट मोटरवे का, कि सियालकोट का मोटरवे कहने लगे कि पीटीआई की हुकूमत ने सही नहीं बनाया, हम इसे दोबारा बनाएंगे। नहीं, आप इसमें भूल रहे हैं। कराची के मोटरवे के हवाले से कोई बात नहीं की, बिल्कुल किए। मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कराची के मोटरवे पे 18 दिसंबर 2018 को जब मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराची मोटरवे पे बात की कि उस टाइम मुझे लग रहा था कि मुझे आगे नहीं जाने देंगे, मुझे आगे काम नहीं करने दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस मोटरवे नवाज शरीफ ने 98 के अंदर 98 के अंदर इफ्तिदा किया था मोटरवे का सुराब गोड के ऊपर। ठीक है, 98 में सुनिएगा मेरी, मुझे एक वफा लेना, इस बात को आप कंप्लीट करने जल्दी, मुझे वफे में जाना, जल्दी बताएं। 98 में इफ्तिदा किया था। मोटरवे ये नहीं है, मोटरवे उससे हट के है, आगे है। मोटरवे की जमीन सिंध हुकूमत ने जो है अप्रूवल नहीं दी, क्योंकि अप्रूवल जो है ना सिंध हुकूमत सिंध देती है या कोई भी सूबाई उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी। किस वक्त? नहीं, हाँ, उसके बाद जब बन रहे, जब 98 में तो हुकूमत खत्म हो गई ना, 99 में। मेरे कहने का मतलब है कि सिंध हुकूमत अगर जमीन नहीं दे रही थी तो आप उनके मजबूर नहीं थे। हमने इफ्तिदा किया, 99 में हमारी हुकूमत खत्म हो गई। 99 के बाद 13 साल बाद हम आए, 13 साल बाद हमने ये दोबारा मोटरवे के काम शुरू किया। आपने सियालकोट की बात की, हमने पिशावर और पिंडी का भी मुझे पता है, किया, मुझे सब पता है, हमने सियालकोट भी मुकम्मल किया। सक्कर मोटरवे का क्या हुआ आप भूल रहे हैं? क्या सक्कर मोटरवे का हमने पैसे नहीं रखा था जो डकैती हो गई? किसके टाइम में हुई डकैती आप ये बताइए, किसके टाइम में? अच्छा, उसके बाद अभी हमने पैसे रखे, अभी हमने पब्लिक प्राइवेट से कर रहे हैं, आपको कंप्लीट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपका कराची मोटरवे जो कराची हैदराबाद है, इसको नवाज शरीफ साहब ने अभी डिक्लेयर नहीं किया कि ये वो मोटरवे नहीं। अलीम खान साहब ने कह दिया कि कराची से सक्खर तक नया मोटरवे बन, ठीक है, बिल्कुल वही जमीन जो मैं आपको। मैं जरा वफे से वापस आ जाऊं तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं कि शिकायत क्या है। तो शिकायत जो भी हैं वो हम आपको बताएंगे कि शिकायत क्या है। आप कराची के आवाम को ना आपसे सड़क तामीर करने को कह रही है, ना गटर के ढक्कन लगाने को कह रही है। उनका कहना ये कि आप 70% रेवेन्यू लेते हैं तो आप देते क्या है यहाँ पे। नाज़रीन, ये वफे में आने से बाद जो हम उसको गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, पुरानी तरीके में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़ा में जाने से कबल हमारे मोहतरम मेहमानों ने, जिसमें साजिद अहमद और सिद्धार्थ शाह साहब ने अच्छी गुफ्तगू की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उन्होंने वफाक के हवाले से भी और सूबे के हवाले से भी उन्होंने वाज़े की। फारूक सत्तार साहब की भी जो गुफ्तगू थी, फिर उसके बाद हाफिज़ रहमान की, वो भी हमने सुनाई। अब मेरे साथ यहाँ पर लाइन पर मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर जनाब नजमी आलम साहब। नजमी आलम साहब जो हैं ये मुशीर वज़ीर आला ख़ास हैं, वज़ीर आला सिंध के कच्ची आबादी के। अस्सलाम वालेकुम नजमी आलम साहब। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सर कि आप थाईलैंड में होते हुए भी मुझे टाइम दे रहे हैं, और इस वक्त रात का 12 भी बज रहा है वहाँ पर, लेकिन बहरहाल आपने बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि नजमी आलम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त सिंध में बड़ा जमान है गुज़श्ता 17-18 साल से, लेकिन बात ये होती है कि क्या कराची के प्रॉब्लम्स, मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन मसाइल पे जमात इस्लामी भी जो है वो इशूज़ पे हाईलाइट करती रही, धरने भी देती रही, एहतजाज भी करती रही, मुत्तहदा कौमी में भी एहतजाज करती रही। हालांकि आप लोग सब इत्तेहादी हैं, मुत्तहदा कौमी में भी आपकी जो है इत्तेहादी हुकूमतों में शामिल है, वो भी मुत्तहद है, लेकिन हाफिज रहमान ने भी एहतजाज की कॉल दी है, और कल डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कराची बचाओ मुहिम के हवाले से एक मुहिम का ऐलान किया है। आप क्या कहेंगे अपनी हुकूमत की जानिब से? क्या, किस चीज का मुहिम का ऐलान किया है? कराची बचाओ मुहिम। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा उसका थोड़ा सा नाम की तब्दीली है, कराची को इनसे बचाओ मुहिम चलाएं। वो कराची को एमक्यूएम से बचाओ मुहिम की जरूरत है। आपका अपना जो कुछ माजी में इन्होंने कराची के साथ किया है, कराची के नौजवानों के हाथों में, और अब तो खुद एक दूसरे को बोल रहे हैं ये कातिल है, फलाने, सब चीजें किसी को कहने की लोग जानते थे, अब तो ये खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो इस वक्त की जरूरत ये कि कराची को इनसे बचाओ मुहिम की जरूरत है, कि इन्होंने जो कराची का हाल किया है 88 से बाद से, कराची समहाउ ये इक़्तिदार में रहे या नहीं रहे, कराची में इनकी ग्रिप रही है। उसी का नतीजा है कि वसीम अख्तर साहब जाते जाते 15 अरब की लाइबिलिटी केएमसी के और वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की छोड़ के गए। वो जो पैसा था उनका, फंडिंग नहीं देंगे तो क्या करते हो? जो यहीं कराची के रहने वाले जो थे रिटायर्ड लोग, वो ठेकेदारों को 20% कमीशन पे वसीम अख्तर साहब ने दे दिया, वाटर बोर्ड को तबाह कर दिया। 8000 लोग जो 2008 में इंटरिम गवर्नमेंट में वाटर बोर्ड में कोई जरूरत नहीं थी, 8000 लोग भर्ती किए।
जो कोई टेक्निकल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जो वाटर बोर्ड को आज तक डस रहा है। अब हमारी पॉलिसी रही है कि भाई नौकरी से किसी को नहीं निकालो, उसके इन्होंने मजे उठाए। और इन्होंने ये सिर्फ कराची की बात करते हैं, कभी कोटा सिस्टम, जब ये हुकूमत में होते हैं कोटा सिस्टम रिवाइव होता है तो नहीं बोलते ये। जब इमरान खान के साथ बैठ के अनलिमिटेड पीरियड के लिए ये कोटा सिस्टम कर देते हैं, तब इनको कराची के लोग याद नहीं आते। जब वो नारा भी इनका खत्म हो गया कि बिहारियों को लेके आओ, आने के बाद वो भी खत्म भूल गए ये। इन्होंने सिर्फ कराची का वो हाल किया है, हम उर्दू स्पीकिंग का खास तौर पे, कि तालीम से हमारे नौजवान गए, बंदूकें उनके हाथ में दे दी, तालीमी इदारे तबाह कर दिए। लेकिन किस मुंह से कराची को बचाओ की बात करते हैं? नजवी साहब देखें, नजवी साहब, और कराची को इनसे बचाओ तहरीक मैं शुरू कर दूंगा। नहीं नजवी साहब, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कल को मुत्तहदा भी इनसे कल को मुत्तहदा भी कह सकती है कि कराची को बचाओ। तो कहने का मकसद ये कि ये अलग कहानी है। मुझे इतना बताइए कि उर्दू स्पीकिंग की बात की आपने कहा कि उर्दू स्पीकिंग को नुकसान पहुंचाया, तो क्या कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो किरदार है या अपने फराइज है वो सही निभा रही है? बिल्कुल, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आप देख लें कि हम मुस्तकिल तौर पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट कराची में कहीं ना कहीं शुरू होता है। नहीं तो क्या शुरू होता है? मतलब ये कि उसका कोई इफादियत तो नहीं है। अब कोरंगी में देख लें, हर 2 महीने के बाद सड़कें टूट जाती हैं, ये कौन सी खिदमत है? काम की ऐसा नहीं है। देखें, अभी कोरंगी नदी पर जो ब्रिज बन रहा है, ये पूरे कोरंगी के आवाम की ख्वाहिश थी कि जब रास्ता बंद हो जाता है वो करके दें। ठीक है। बल्कि हमने जब कोरंगी डिस्ट्रिक्ट बनाया तो एनक्यूएम ने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट क्यों बना रहे हो, हालांकि उसका फायदा कोरंगी के जहां पे उर्दू स्पीकिंग मेजोरिटी है उनको हो रहा था। ठीक है। ये तो उसमें भी सियासत कर रहे थे कि कोरंगी जिला ना बनाया जाए। ठीक है, चलिए, ये तो अच्छा इकदाम है ना कि आपने जिला बनाया, आपने केमाड़ी भी जिला बनाया, आपने कोरंगी भी जिला बनाया, 2 जिले का इजाफा किया। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जिला बनाने से कि क्या आवाम की मसाइल हल हो रहे हैं? आज MKMJ कराची बचाओ मुहिम की शुरू कर रही है, जमात इस्लामी ने भी अपना मतलब कि एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का इंदिया दिया है। मतलब उसका काम हो जाता है। हाँ, डोमिसाइल है, PRC है, हाँ जी 10 काम होते हैं DC ऑफिस के, लोगों को आसानी हुई ना उससे। और जहां तक ये आसानी क्या हुई अभी भी, हाँ, रोजगार में इजाफा तो नहीं जो हमने अभी ये वाटर, अभी पिछले दिनों CM साहब ने डायरेक्ट जितनी कराची की इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, जैसे साइट है, कोरंगी है, उनको 10.5 अरब रुपए डायरेक्ट बिल्कुल दिए कि आप अपने इलाके खुद सही करें। इसका मूजिब जनरल परवेज मुशर्रफ था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में जितने भी इंडस्ट्रियल जोन हैं इनको 25-25 करोड़ रुपए देने का वादा किया। इसका मैचिंग ग्रांट वफाक ने देना था। अब वफाक जो है, मैं अभी भी बता रहा हूं, मुस्लिम नून के भाई भी हमारे पास बैठे हैं, ये तस्लीम नहीं करेंगे कि वफाक से आप क्या मुतालबा कर रहे हो और वफाक आपके क्या मुतालबात नहीं मान रही कराची के हवाले से। मेरे मुस्लिम लीग नून के दोस्त बैठे हैं कि जब हमने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया था तो इन्होंने कहा था 2 साल में मैं K4 कंप्लीट कर दूंगा। उस हिसाब से उसके लिए उस पहले साल उन्होंने सिर्फ 7 अरब रुपए रखे, जबकि 60 अरब रुपए रखने चाहिए थे इनको। ठीक है। K4 फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और बहुत हमें जरूरत है कराची को, ये उसके पैसे ही दे दें। ठीक है, लेकिन बात वही होती है ना कि बकौल हमारे अवाम की पार्टियों के बहुत सारे फंड्स जो है वफाक से मिले, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन के नजर हो गए। वो इसकी वाज़ेह मिसाल हैदराबाद सक्खर मोटरवे का है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे का वाकया है, ये आपके नजदीक है। इसके अलावा जमीनों पर कब्जे हैं। अच्छा, आप कच्ची आबादी के फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल का नहीं है। नहीं, 5 अरब रुपए तो डीसी लेके भागे ना। गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। डीसी तो प्रोविंशियल थे ना, सूबे की हुकूमत के अंदर में थे ना, जिस जाके गवर्न हुआ 5 अरब रुपए। ये तो आपके केस से चले, इस पे हम मजीद बहस नहीं करते। लेकिन बात DMG ग्रुप का होता है जो फेडरल गवर्नमेंट का ग्रुप है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं होता। पैसे तो डीसी ने कट किया ना,
उनको सजा हुई, सब कुछ हुआ। अब आप हैं कच्ची आबादी के मिनिस्टर मुशीर हैं। अब आप ये देखिए कि एक जमाने में मुत्तहदा पर चाइना कटिंग का एक इल्जाम है, ठीक है जी, चाइना कटिंग का इल्जाम है, ठीक है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज्यादा कच्ची आबादियां कायम हुई? नहीं, चाइना कटिंग अलग चीज है, कच्ची आबादी अलग चीज है। देखिए उसकी वजूहात को आपको देखना चाहिए कि कराची में हर महीने 15 से 20 हजार लोग बाय माइग्रेशन ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सही कर, और हमारा सिस्टम उनको खपाने के काबिल नहीं है, तो कच्ची आबादियों की सूरत में बन जाते हैं वो। कच्ची बस बाकायदा आप उसको अप्रूव करते हो, बनना चाहिए, कोई आप बाकायदा बाकायदा बिजली के कनेक्शन होते हैं, सुई गैस के कनेक्शन होते हैं, टेलीफोन के कनेक्शन होते हैं, दे आर इलीगल विद अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ के इंसान रह जाता है ना बिलाल भाई, हाँ, तो आप ना उनको ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हें पानी नहीं देंगे, तुम इलीगल बैठे हुए। ओके, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल जो चाइना कटिंग मुतहदा ने की थी, उसको ना गैस की लाइन मिली ना पानी की लाइन मिली। खैर, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन बहरहाल मेरा अपना जाती राय है कि बात करनी चाहेंगे कुछ? जी पूछें, साहिद साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, एक तो ये कि कैसे साहब? जी माशाल्लाह, आप सुना ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा देखिए, MQM ने अभी स्टार्ट जो मुहिम करी, कराची बचाओ मुहिम, ठीक है ना। वैसे तो हमारा भी नारा ये होना चाहिए था कि अल्लाह ताला सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बचाए। मुहिम तो ये चली चाहिए थी पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला बचाए। लोग हमें जिता देते हैं, आप तो फॉर्म 47 वाले हैं, आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं चले, अच्छा आप दूर हैं, अच्छा आप दूर बैठे हैं, वो इसलिए तो मारते क्या? नहीं मानने की बात नहीं, बात ये कि फिर वो मतलब कि इल्जाम शुरू हो जाता ना। जी इल्जाम हमें इल्जाम नहीं देना, नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई 2026 में इंटर हो गए हैं, सिंध के आवाम को फैसला करने दें, उनको कौन लीडरशिप करेगा चाहिए। और मैं तो फिर कहूंगा कि आप कराची ना बचाएं, कराची को आपकी जमात से बचाए अल्लाह। नहीं, कराची ही को MQM बचाएगी। देखें, कराची आज अनबैलेंस हो गया, पूरा सिंध अनबैलेंस हो गया ना भाई। MQM को इख्तियार नहीं देना, वसीम अख्तर 4 साल मेयर रखे गए, उनको पावर लेस रखना, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इख्तियार, ये तो पीपल्स पार्टी का एजेंडा हमेशा रहा है ना कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर ना करें, बल्कि पावरफुल ना करें, सही ना, उनको पावर लेस कर दें। नहीं तो मतलब पावर में, वो भी पावर में नहीं, तो इसका मतलब एजेंडा है पीपल्स पार्टी का कि गोल्स में शामिल है ना, ये टारगेट्स में शामिल है कि मतलब सिंध में MPs हुकूमत करें, लेकिन जो मेन बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, वो एम्पावर ना हो सके, अच्छा, वो काम ना कर सके। मैं कह रहा था नजमी साहब, देखिए 17 साल तो हो गए ना जी भाई, कैनेडी के साथ 17 साल हो गए। आज 17 साल बाद आप कराची इंडस्ट्री एरिया को के लोग 10,000 रुपए दे रहे हैं। आप ये कराची इंडस्ट्री पता है नजमी भाई, पहले भी दिए, इससे पहले भी दिए, नहीं इससे पहले भी दिए। आप डेवलपमेंट खुद करें यार, आप खुद डेवलपमेंट देखें। मेरी बात सुनें, लोकल, एक मिनट, इस वक्त लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपके पास है, आप डेवलपमेंट खुद करें। देखिए ये इंडस्ट्री अभी कुछ अरसे पहले, कुछ अरसे पहले यहाँ पर FBR की एक रिपोर्ट शाया हुई थी, और उसमें बताया गया था कि कराची के जो सदर का एरिया है वो इतना टैक्स दे रहा है कि पूरे लाहौर की मार्केट टैक्स नहीं दे रही। हैदरी मार्केट हो गई, लालू खेत की बात थी, लालू खेत इतना टैक्स दे रहा है कि कराची इंडस्ट्री एरिया रोजाना अरबों खरबों रुपए दे रहा है, ठीक है ना। आप कराची इंडस्ट्री एरिया का आप रोड सड़क जाके देखें, वहाँ सभी जाके देख लें सर। वो लोकल सुबह कोई गाड़ी वर्कर्स को लेके जाती है ना, तो वर्कर्स 2-2.5 घंटे में हिल जाता है पूरा। नहीं वहाँ जाके जॉब क्या करेगा, वहाँ जाके काम क्या करेगा, लोकल बॉडी के अंडर में नहीं है। सुन ले मेरी बात ना, सुन ले, मैं जरा तस्दीक कर दूं नजमी भाई, नसाजी भाई की जरा तस्दीक कर दूं। मुशर्रफ साहब के दौर में जितने भी इंडस्ट्रियल जो स्टेट थे, जितने इंडस्ट्रियल जोन थे, उन्हें बाख्तियार कर दिया गया। मिसाल के तौर पर कोरंगी को काइट कर दिया गया, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन, ठीक है जी, उनको बाख्तियार कर दिया गया। फेडरल बी एरिया फेबाटी को फेबाटी कर दिया गया, फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री कर दिया गया। इसी तरह निकाटी नॉर्थ कराची, इसी तरह साइट, सुने अब हुआ ये, मैंने आपका पॉइंट ले लिया, सुन लें, अब हुआ ये कि मुशर्रफ दौर में कहा कि 25 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत देगी एक इंडस्ट्रियल स्टेट को, और 25 करोड़ रुपए वफाक देगी, ठीक है, 50 करोड़ रुपए देंगे हर इंडस्ट्रियल स्टेट को, और वो खुद अपना जो है ना वो निजाम बना के वो खुद काम करेंगे। तो उसमें लोकल बॉडीज का, सिंध गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है। मां सिवाय साइट लिमिटेड, जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया है उसको, हाँ वो सिर्फ जो है कोरंगी भी साइड है, नहीं कोरंगी जो है वो इंडिविजुअल हो गया, वो मतलब कि मुशर्रफ के दौर में एक कानून बन गया था। तो अब ये काम करेंगे तो सिर्फ साइट लिमिटेड में कर सकते हैं, इसलिए कि साइट इंडस्ट्रियल एरिया लिमिटेड जो है ना वो गवर्नमेंट का दायरा है, वो वहां तक रहेगा। आई एम राइट ना नजमी भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, तो बहरहाल वो जो है, अच्छा देखें एक मिनट, अच्छा एक मिनट, मैंने पॉइंट ले लिया आपका ना जी। देखें, चलें ये साइट के एरिया हो गए,
इससे जो रेवेन्यू जनरेट, कोई एहसान तो नहीं कर रहा ना, 25 अरब अगर 25 ना, करोड़ ना, रुपए सिंध नहीं तो दे, वफाक नहीं दे रही ना। एक मिनट सिर्फ सूबाई हुकूमत दे रही है। एक मिनट। लेकिन अगर आप पार्टी के चेयरमैन से हम मुख्तलिफ वक्तों में जाके, मैंने खुद मीटिंग की है, हमने एमक्यूएम के साथ गए, उनका हमेशा क्लेम ये रहा है कि हुकूमत हमारी सुन नहीं रही। फिर बाद वक्तों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को बुलाती है, फिर कोई मुज़ाकरात सही कह रहे हैं। इसके अलावा चलिए, ये तो एक इंडस्ट्री है, थोड़ी देर के लिए हम चलो साइड ठीक पे है। कर दें मैं- इसको साइड पे। लेकिन जनरल होल सिंध की बात कर लें, कराची के मुख्तलिफ टाउन्स की बात कर लें, 28वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात एमक्यूएम ने साथ दिया था ना आपका, जिस एमक्यूएम के लिए आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम बचाओ मुहिम शुरू करें। 28वीं तरमीम में, जब 28वीं तरमीम कौमी असम्बली के अंदर आई थी, उस वक्त पूरे पाकिस्तान 26वीं तरमीम में साथ दिया। 26वीं 27वीं 28वीं जो 28वीं तरमीम आई थी, 26 में उस भी वक्त साथ दिया, पाकिस्तान पीपल्स 27 में भी साथ पार्टी एमक्यूएम की दहलीज पे खड़ी होती थी कि चल, भाई आप हमारे ये ये गुफ्तगू काम बड़ी- करें तो हम भी मैं काम जरा- करें। तो एमक्यूएम ने एमक्यूएम ने इस शहर के मफाद में हमेशा आपका साथ दिया। 28 तरमीम में आपका साथ दिया। सदर पाकिस्तान यानी जरदारी साहब को सदर बनाना हो तो एमक्यूएम ने पहल की उसमें। जब भी कभी ऊंच नीच हो एमक्यूएम के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई तो एमक्यूएम ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। एमक्यूएम ने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए, बल्कि एमने कहा ठीक है, एमक्यूएम ने कहा ठीक है, हम पाकिस्तान पीपल्स को सपोर्ट करेंगे इस मुल्क के मफाद में, सिंध के। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस शहर के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 28 तरमीम हमने पास करवाई, लेकिन उसके बाद होना ही चाहिए था कि तमाम इख्तियार सीएम से नीचे मेयर से नीचे चेयरमैन से नीचे यूसी से नीचे वार्ड तक आने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि तमाम इख्तियारात सीएम ने अपने कंट्रोल में रख लिया। 28वीं तरमीम से पहले ये था ना कि वफाक डिक्टेटर बना हुआ था और उसने तमाम इख्तियार अपने हाथ में रखे हुए थे। बिल्कुल 28वीं तरमीम के बाद हमें ये गुमा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोटे सूबों की लड़ रही है, तो हो सकता है कि अब ये नीचे तक डिवॉल्व करे। लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले अंदाजा हो चुका था कि हम सिंध तक लिमिटेड होने जा रहे हैं बस, इसलिए सिंध तक इख्तियार हासिल कर लो। मुझे यहाँ पे एक वफा लेना है, लेकिन वफे जाने से पहले नजमी आलम साहब सिर्फ इतना बता दीजिए आप मुझे कि वफाक ने भी कराची को नज़रअंदाज किया और कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वफाक से जो भी बोला वो मेरा अपना ज़ाती राय है कि वो एक मसमत थी कि अगर कराची के लोग वफाक की तरफ देख रहे हैं तो वफाक भी उनकी मदद नहीं कर रहा है। ये बात तय है ना नजमी साहब? नहीं, ऑन रिकॉर्ड में है कि सेनेट में हमारे सेनेटर वकाद मेहंदी ने K4 के पैसे ना मिलने पे इंतहा से ज्यादा शोर किया कि भाई K4 के पैसे दो, चलो ताकि कराची को पानी मुयस्सर आए। ठीक है। अच्छा, मैं एक वक्फे में जा रहा हूँ, नहीं दे रहे अब, या तो फिर मैं भी एक वक्फे में, ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करते। ठीक। अब मैं एक वक्फे में जा रहा हूँ, मैं उम्मीद रखूंगा कि आप मेरे साथ रहिएगा। हम एक वक्फे में जा रहे हैं, छोटी सी वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में हम दोबारा हाजिर है। बात यह है कि बहरहाल अपना नजमी आलम साहब भी जो है हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ निसार शाह की तरफ दूंगा, मुस्लिम लीग नून के ये नुमाइंदा हैं आप। मैं निसार शाह से कुछ पूछना, आपने मतलब कि वफाक की तरफ काफ़ी ज़्यादा कर दिया, तो आप लोग K4 के पैसे क्यों नहीं दे रहे? देखिए, मेरे भाई ने बार बार आपने सवाल किया तो उन्होंने आपको जवाब दिया। नजमी भाई हमारे बड़े मोहसिन है, साथी है, दोस्त हैं, तो आप लोग पैसे और क्यों नहीं दे बड़े रहे? पॉलिटिकल पर्सेंट है, हम एक साथ स्ट्रगल करके आए हैं। बिल्कुल बड़े आपके इत्तेहादी हैं, बड़े मुकाबले किए हैं ना। उससे पहले डिक्टेटर के खिलाफ भी बड़े हमने साथ दिए। जी, आज इत्तेहादी हैं आपके, आप तीनों इत्तेहादी ये हैं। है कि उन्होंने K4 की बात की ना, आपने बार बार कोशिश की कि इनसे कि कौन से नहीं मिल रहे, उन्होंने आपसे सिर्फ K4 की शिकायत की। और मैं समझता हूँ सीएम हाउस में 25 करोड़ भी नहीं दे रहे आप इंडस्ट्रीज को। सीएम हाउस में बिलावल साहब ने उस वक्त बाकायदा स्पीच की थी, शहबाज शरीफ साहब आए थे K4 पे, और ये बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था उसका। देखे ना, मैं समझता हूँ हमारे खुर्शीद शाह के साहब के उसमें शामिल थे, नहीं उन्होंने किया था वो प्रोग्राम। तो मैं समझता हूँ कि K4 पे वो बिलावल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की बाकायदा अंडरस्टैंडिंग है, और उसमें हमारे मुत्तहिदा के साथी भी थे एमक्यूएम के, फैसल साहब थे उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से खालिद मकबूल साहब नहीं, फैसल साहब थे। तो ये सारे मतलब उसमें शामिल थे, उसमें वजीर थे 16 माह वाली हुकूमत में। मैं समझता हूँ कि उस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम फंड क्यों नहीं देंगे, देते हैं। उसके जो राइट है सूबे का वो नहीं दे रहे ना भाई, दे रहे हैं। आप जो मांगते हैं आपको तो देते हैं यार, ये कैसे हो सकता है? आप कैसे बात कर सकते हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर, मैंने K4 की, मैं भी ये कह रहा हूँ K4 में आपने खुद कहा था कि 7 अरब दिए, अब लाजम बात है आगे कोई किस कहा था हम 2 साल में कंप्लीट करेंगे, तो हमें
साल के 60 अरब मिलने चाहिए थे, शाह हमें साहब 17 आपको अरब 60 मिले। अरब तो 60 कैसे अरब भी complete होगा मिलेंगे, project? 60 अरब भी मिलेंगे, लेकिन पहले मामला ये है कि K4 का कौन सा इशू है कि और जिसके ये ऊपर 7 अरब मिले हैं और आगे आपको वाले भी नहीं चाहिए, मिले। मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। तो बिल्कुल हम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे चले कि जी, नजमी वो साहब। आपका ये वाला मसला जो सारे मसले हल हो चुके हैं, एक ही K4 का मसला है, मैं भी प्राइम मिनिस्टर साहब से एक रिक्वेस्ट मसला तो नहीं है। क्यों वो फिर भाई उसके बाद एक ही मसले उसके की बाद बात नबी कर साहब रहे मेरे हैं ख्याल में मोटरवे वाला मसला भी नहीं, मोटरवे ओके वो भी नहीं हो अटका हुआ है। गया, पूछे आप मोटरवे का क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जी, जी, मोटरवे का। क्लियर है बिल्कुल, पूछे आप पूछे, बिल्कुल क्लियर जी, है नबी मोटरवे साहब। अभी तो कागजों में है। कागजों में, ठीक नहीं है। नहीं कागजों में क्यों भाई, आप खुद देखें ना इस बात को चले समझ। चले जी, थैंक यू नजमी साहब, आप तफरी कर रहे हैं, एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे Thank you. और आपने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, ये थे नजमी आलम साहब जो कि मुशीर खास थे वज़ीर आला सिंध कच्ची आबादी के। बात ये है निसा साहब, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं बैठे, एक लाइटली मुल्क में गुफ्तगू हो रही है। चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मिनट हो, चाहे मुस्लिम नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे एनीवन कोई जमात हो, हर जमात में कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, माजी में गलतियां की हैं, ये बात एक्सेप्ट करें हम। रही बात ये कि वफाक की एक सबसे बड़े जो रही है कराची वालों के लिए, खासतौर पर ये बैठे जो कि कराचियाइट्स हैं, कि वफाक ने आज तक कराची को सपोर्ट नहीं किया आउट ऑफ वे जाके। नहीं मैं आप कौन सी किस चीज में सपोर्ट नहीं किया, आप ये बता ये वो बताएं कि कौन सी चीज में सपोर्ट नहीं अब सुन लें मेरी अब देखें ना आप वो अब सुन लें आप मेरी सिंध बात। में सबसे 1100 अरब रुपए पीटीआई वालों ने ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, वो तो नहीं मिले, नहीं मिले, वो तो नहीं मिले, बात ही ना करें 1100 मेरे ख्याल से। अच्छा जी, होगी। कराची की तरक्की के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत है जो कि सूबाई हुकूमत कहती है कि हमारे पास नहीं है, और वफाकी हुकूमत जो है तैयार नहीं है फंडिंग करने में। चाहे आप वसीम अख्तर को ले लें जो साबिक मेयर थे, उन्होंने इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस आके की, उन्होंने कहा कि हमारा फंड नहीं है, हमारा ये नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि वफाक पे कोई भी थी हुकूमत वफाक की कान पे जूं तक नहीं देंगी। नहीं अभी 25 अरब हमने दिए हैं। आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करते हो, आके यहाँ नाले साफ करा देते हो। हमने मुत्तहिदा के कहने पे 25 अरब रुपए दिए हैं, तो उनको जो शिकायत है कि वो हमारे पेपर्स वर्क में बड़ी खलल डाल रहे हैं, तो आप ये देखें ना वो क्यों वो 25 अरब रुपए दे दिए गवर्नर सिंध अभी के, दिए सितंबर गवर्नर में सिंध की तवज्जुह से, नहीं, गवर्नर नहीं, सिंध की नहीं, तवज्जुह से सब- कामरान टिसोरी साहब लेकर आए। 25 अरब रुपए मुत्तहिदा के एमएनएस को मिले हैं, तमाम चीजों को। उसमें कराची हैदराबाद सारी शामिल है। सुनिएगा ना, चलो आप कराची हैदराबाद भी शामिल हाँ, कर लें तो कुछ हैदराबाद तो भी मिले, शामिल है। वो पैसे लगने चाहिए ना। वो जब मुत्तहिदा से पूछते हैं तो वो खुद ऐलान कहते हैं कि हमारे तो आगे पेपर या तमाम चीजों में रुकावट पीपल्स पार्टी है। जवाब तो दें अभी यार देखें ना, निसार साजिद भाई। बिल्कुल जवाब दें, इन्हीं की गिला है। अच्छा हमने आप कह रहे हो वफाक से पैसे नहीं आ रहे, हमने बिल्कुल हर मामले में देते हैं, जो जरूरत होती है उनके पैसे देते ये हैं। 25 अरब रुपए से मसला हो जाएगा। नहीं 25 अरब से नहीं होगा। हाँ। कराची के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसके लिए जरूरत है जो लड़ाई है ना ये खत्म हो, और वफाक से बाकायदा आप एक देखें ना, कोशिश आप करना में है। अगर आप देखें ना, हम यहाँ अगर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वफाक का, तो उसमें सबसे ज्यादा 18वीं तरमीम खलल आ जाती है। अभी भी देखें ना, मुत्तहिदा ने हमें कुछ चीजें दी थी, तो उस पर हमने अप्रूवल की, तो उस पर सबसे ज्यादा 18वीं तरमीम आ गई कि जी हम तो ये आप उनको क्यों कर रहे हैं। तो ये इश्यूज तो है ना आपके ऊपर, देखें ना इन चीजों को तो आपको देखना पड़ेगा कि इस घर का मालिक जो है, जो मालिक अपने आप को कहता है, तो उसको चाहिए ना कि सबसे पहल करें कि अगर वफाक से कोई चीज आ रही है उसको लगाएं, मजीद और मांगे, और चीजें मांगे। आप अपनी चीजें तो हल कर रहे हैं। मैंने आपसे देखा ना, मैंने अभी सवाल किया कि आपने अगर गिला किया है, पूरे 3 सवाल आपने किए, तीनों सवालों का जवाब एक ही आया कि जी बाकी तो ठीक है। सुनिएगा एक मिनट, एक सिर्फ K4 पे बात की और कराची का पानी बिक रहा है, कराची का पानी बिक रहा है, आपका मौका आ गया। वो मेरे साथ लाइन पे मौजूद है मोहम्मद फारूक एमपीए जमात इस्लामी एमपीए मोहम्मद फारूक मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। 2 गुफ्तगू उनसे कर लें ताकि इनके भी यहाँ पर शामिल होना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर रात की पहर में भी आप हमारा साथ हैं, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मेरे साथ साजिद अहमद साहब जो है साबिक MNM MQM, और निसार शाह साहब जो आपके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मौजूद हैं। बात यह है कि जमात इस्लामी क्यों एहतजाजी कॉल दे रही है कराची के मसाइल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, जमात इस्लामी एहतजाज ना करे तो और क्या करे। जाहिर है इन्होंने इस काबिल छोड़ा है शहर को। ये पिछले 18 साल से शहर के ऊपर पड़ा जमान है। कोई बड़ा मंसूबा जो इन्होंने मुकम्मल करके दिया हो, कोई जो है वो इस कराची वालों को फैसिलिटेट किया हो, कोई सहूलत दो, कुछ भी तो नहीं देते। K4 मंसूबा पिछले 19 साल से 20 से नामुकम्मल है। BRT मुकम्मल नहीं होती, मलिर एक्सप्रेसवे मुकम्मल नहीं है, अंडरपास इनसे मुकम्मल नहीं होते, ट्रांसपोर्ट नहीं देते। 5-5 बसों को लाकर, डबल डेकर बसों को इस तरह से उसकी
प्रोजेक्शन करते हैं, जैसे कराची वालों को कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं बसें ना। दे दी इन्होंने, तो फायदा इनके कुछ पास ना कुछ तो कर देने रहे हैं को ना। कुछ नहीं है। वफाक भी सिर्फ कर जो रहा है, है- सूबा भी कर रहा है। सिर्फ जो है वो ये कराची वालों को जो है वो कराची वालों पे भारी जुर्माने लगाते हैं, कराची वालों पे टैक्स लगाते हैं, कराची वालों से जमा करते हैं। इसलिए इनको सबसे पहले तो इनको ये काम करना चाहिए कि जिस कराची ने इनको मैंडेट नहीं दिया उस पर कब्जा करके जो मेयर चला रहे हैं उससे इनको इस्तीफा देना चाहिए और कराची का मैंडेट कराची वालों के हवाले करना चाहिए। बात यह है कराची ने कभी भी कि इनको फारूक नहीं दिया है भाई, जी। फारूक भाई, बात यह है कि आपका भी वही नजरिया है जो मुत्तहदा का नजरिया है, तो आप लोग अलग अलग क्यों चल रहे हैं? आप लोग मिलकर क्यों नहीं चलाते कोई एहतजाज? लेकिन हमारे नजरिए में और एमक्यूएम के नजरिए में ये फर्क है। एमक्यूएम तो खुद इनके साथ इत्तेहादी है। ये पीडीएफ 1 में भी, पीडीएफ 2 में भी इन्होंने सदर जरदारी साहब को एक्सटेंशन भी दी है, सदर जरदारी साहब को इन्होंने इम्यूनिटी भी दी है, सदर जरदारी साहब को इन्होंने वोट भी दिए थे। ये तो वफाक का हिस्सा है। ये तो वो वाहिद तंजीम जो है वो पार्लियामेंट में भी मौजूद होती है और अपोजिशन में भी मौजूद होती है। तो ये तो खुद इस कराची की तबाही में सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कराची का जो हाल है इसमें बराबर के शरीक है एमक्यूएम, तो इनके साथ क्या बात की जाएगी? हम तो देखें कराची वालों के साथ मौजूद भाई है। मंजिल तो एक है ना फारूक साहब, मंजिल तो एक है ना, मंजिल तो एक है कि कराची मंजिल शहर तो की एक है, तरक्की। लेकिन वो तो खुद कराची की तबाही के अंदर जिम्मेदार हैं इस वक्त। एमक्यूएम को तो हम जिम्मेदार नहीं, समझते हैं, ये वफाक में मौजूद हैं। ये तो वफाकी हुकूमत में वजारतों के मजे ले रहे हैं। ये तो गवर्नर इनका मौजूद है, इन्होंने तो जाहिर है इस वक्त तो ये गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है ना। ये चाह रहे हैं। नौ टाउन के चेयरमैन आपके पास है, आप मजे नहीं ले रहे, आप क्या कर रहे हैं? क्या किया पौने 2 साल में आपने? कराची वालों को नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है मुझे बताना, मैं तो कराची का शहरी हूँ, थोड़ी देर एमक्यूएम हटा दें, मैं कराची का शहरी हूँ। यही तो कह रहा हूँ मैं, कराची वाले डिलीवर जो कराची वालों को डिलीवर कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? क्या किया? जमात इस्लामी कर रही है। 25 में से आपको सिर्फ 9 टाउन ही नजर आ रहे हैं ना, इसलिए कि जमात इस्लामी मुझे बताएं क्या किया? काम कर रही है। मुझे बताएं जमात क्या इस्लामी तरक्याती काम करा रही है, मुझसे बोलिए, आपको मैं नजर हमने नहीं क्या किया आएगा। बताऊं आपको? इसलिए नजर नहीं आएगा किसी को कि मेरे कहने का मकसद है कि चले मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, बात गुफ्तगू तोड़िएगी आप। मैं समझता हूं कि आप लोगों से बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लेकर आए और गुफ्तगू से बात हमने अपने वक्त से ज़्यादा वक्त ले लिया इस गुफ्तगू के लिए। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।